हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज के वो क्वेश्चन जो हमारे पास पूछे गए थे जेओआईटी एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा वीकली शेड्यूल कुछ इस प्रकार से चल रहा है, जिसको आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी हमारे पास हिमाचल के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो जेओआईटी के एग्जाम में पूछा गया था यहाँ पर जनरल स्टडीज से, वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हजारों साल पुरानी एक सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस नदी के किनारे बसी थी। इसमें सबसे खास बात क्या थी कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल जो है वो किया गया था, बर्न्ट ब्रिक का जो है इस्तेमाल किया गया था। हाँ जी, क्लियर। तो ये अपने आप में बहुत ही खास था, क्योंकि हजारों साल पहले इस चीज को यूज करना अपने आप में बहुत एक एडवांसमेंट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ इंपैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन द इंडियन हिस्ट्री। हाँ जी, वैदिक कल्चर का इंडियन हिस्ट्री पे क्या इंपैक्ट देखने को मिला। सो द आंसर इज कंसोलिडेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, क्योंकि हमारे पास कास्ट सिस्टम जो है वो काफी हद तक कंसोलिडेट हुआ ड्यूरिंग द वैदिक कल्चर, जिसमें हमारे पास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्णों में हमारे पास जो सिस्टम है वो बांट दिया गया। तो कास्ट सिस्टम हमारे पास यहां पर काफी हद तक जो है वो डोमिनेट करने लगा। नेक्स्ट हमारे पास बुद्धास प्रीचिंग्स वर मेनली इन रिगार्ड टू। अब बुद्धा जो गौतम बुद्ध थे वो हमारे पास आइडल वर्शिप के तो सख्त खिलाफ थे, आपको पता ही होगा। वो बोलते थे मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। उनका मेन जो हमारे पास थॉट्स थे वो क्या थे, प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट, कि आपके अंदर पवित्रता होनी चाहिए। ठीक है, आपके थॉट्स जो विचार हैं वो पवित्र होने चाहिए। मेनली उस चीज के ऊपर बात किया करते थे। सो प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट। ठीक है, रिचुअल से उनका ज्यादा कोई लेना देना नहीं था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हिंदू कॉलोनीज वर फाउंडेड इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात हो रही है। हाँ जी, हिंदू कॉलोनीज कब, जब चोलाज ने हमारे पास जो है रूल किया। क्योंकि चोलाज आप देखिए सदर्न इंडिया की तरफ काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थे, और इसी के चलते साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंडियन कॉलोनीज जो है वो देखने को मिली। ठीक है, गुप्ताज, मौर्य और राजपूत भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंफ्लुएंस देखने को मिला वो चोलास के टाइम पे देखने को मिला। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एंपायर। नॉट, लेकिन यहां पर नॉट वर्ड ऐड कर दिया गया है। तो डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब ने सिखों, हिंदुओं और बाकी जो हमारे पास रिलीजियस माइनॉरिटीज थी उनके ऊपर अत्याचार किए। तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल का रीजन रहा मुगल एंपायर का। ठीक है, मनसबदारी का इस सबसे कोई लेना देना नहीं था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हियर, दैट इज द मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम का मुगल एम्पायर के डाउनफॉल से कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है पल्लवा किंग। हाँ जी, कहां पर रॉक कट टेम्पल्स के लिए उन्हें जाना जाता है। पल्लव किंग्स को रॉक कट टेम्पल के लिए जाना जाता है एट महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम के जो रॉक टेम्पल्स हैं वो हमारे पास पल्लवा किंग्स द्वारा बनवाए गए थे। अब मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारे पास जो खजुराहो के रॉक कट टेम्पल हैं वो किसके द्वारा हमारे पास बनवाए गए थे। ठीक है, खजुराहो जो हमारे पास एमपी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो रॉक कट टेम्पल्स किन राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सुल्तान हु रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द सोवरेनिटी ऑफ खलीफ। आपको बता दो कि इस्लाम में हमारे पास खलीफ जो है वो सुप्रीम हेड कंसिडर किए जाते थे। ठीक है, खलीफा की ऑफिशियल पोजीशन हुआ करती थी, जिसको वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म किया गया था। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए किसने खलीफा की अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया था, कुतुबुद्दीन मुबारक। ऑप्शन नंबर सी है, कुतुबुद्दीन मुबारक ने अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, तो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था। आई गेस ये सबको पता होता है कि उन्होंने देश को एकत्रित करना, मतलब इंटीग्रेट करना, प्रिंसली स्टेट्स को भारत में जोड़ना। सबसे अहम काम उन्होंने ये किया था कि भारत की जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थी उनको भारत में जोड़कर एक देश का निर्माण किया। और इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो हमारे पास बनाया गया है उनकी याद में इन द स्टेट ऑफ गुजरात। और 31 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल यूनिटी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्टूडेंट, जो यहां पर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर री अनाउंस हिज नाइटहुड अवार्ड। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड अवार्ड क्यों रिटर्न किया। पहली बात तो आपको यह बताना चाहूंगा कि नाइटहुड अवार्ड जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे हमारे यहां बच्चों
भारत रत्न अवार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न अवार्ड होता है, तो उसी तरह से हमारे पास इंग्लैंड में होता है नाइटहुड अवार्ड। आपको पता होगा ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस किया, रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, रॉलेट एक्ट के विरोध में हमारे पास जो है जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए, ठीक है, जहां पर ब्रिटिशर्स ने हमारे पास फायरिंग के ऑर्डर दिए और बहुत बुरी तरीके से इंडियंस को किल किया, ठीक है। और उसी के चलते बहुत बड़े लेवल पर पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स की इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया गया, और उसमें हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर भी इंक्लूडेड थे। रविंद्रनाथ टैगोर अपने टाइम के जाने माने राइटर और ऑथर हुआ करते थे, तो उनको ये नाइटहुड अवार्ड जो है वो पहले ही मिला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका नाइटहुड अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे आपकी तरफ से कोई सम्मान नहीं चाहिए जब आप भारतीयों का सम्मान नहीं कर सकते। आपको ये भी बताना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। ही गॉट नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है, एंड इज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। So his heart lay on the anguish over the atrocities of the British government in Punjab, especially in the massacre का मतलब होता है नरसंहार, कत्लेआम of innocent people by the Dyer at जलियांवाला बाग, ठीक है। तो ये चीज आपको आई गेस क्लियर होगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। हाँ जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट थी जिसने पहली बार हमारे पास नॉन वायलेंस का यूज किया गया फर्स्ट टाइम एज अ इफेक्टिव वे ऑफ द वेपन ऑफ मास मूवमेंट। बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट जो थी वहां पर देखने को मिली, और लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे चलकर गांधी जी ने बंद कर दिया, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन पहली बार हमारे पास नॉन वायलेंस का यूज करते हुए एक मूवमेंट को इस स्तर तक बढ़ाया गया कि अंग्रेज जो थे वो हमारे पास घबरा गए, और कहीं ना कहीं उन्हें डर सताने लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि महात्मा गांधी ने ऑल ऑफ द सडन इस मूवमेंट को रिकॉल कर लिया, और फिर हमारे पास सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। जो हमारे पास इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में सेम है। अब देखो सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन यूएस में सिंगल सिटीजनशिप का कोई कंसेप्ट नहीं है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, यूएस में सिंगल सिटीजनशिप का कोई कंसेप्ट नहीं है। दूसरा ड्यूल जुडिशरी, ऐसा भी कुछ नहीं है। हमारे पास यूनिफाइड जुडिशरी का सिस्टम है इंडिया में, हमारे पास यूनिफाइड जुडिशरी है, ठीक है। फिर थ्री लिस्ट, ऐसा कोई थ्री लिस्ट वाला कंसेप्ट यूएस में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। द करेक्ट आंसर इज द फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को समझाने का जो काम है वो कौन करता है? ये सुप्रीम कोर्ट करता है। इंटरप्रिटेशन जो है वो किसके द्वारा की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो ये 28 जनवरी 1950 को हमारे पास एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। और इसको ही कंसिडर किया जाता है एज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर जो यहां पर कंसिडर किया जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी हियर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इंडियन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सेम है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक लिया गया है फंडामेंटल राइट। आपको पता होगा यूएस में कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स और इंडिया में कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। आर्टिकल 19 में इनमें से कौन सी चीज स्पेशली मेंशन नहीं है? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये आर्टिकल 19 में मेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू ही प्रेस को ये अधिकार मिलता है कि वो कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। अब आर्टिकल 19 में क्लियरली लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ, हाँ जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये जरूरी थोड़ी है कि आप उसमें इंडिविजुअल्स को स्पेसिफाई करें। तो यहां पर इसी चीज का यूज करते हुए जो हमारे पास जो प्रेस है वो हमारे पास अपने विचारों को लोगों के सामने रख सकती है। तो हमारे पास ये चीज आप याद रखिएगा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है दैट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मिनिमम एज टू बिकेम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब देखो आपको पता होगा कि भारत में 2 हाउसेज हैं। लोअर हाउस को बोलते हैं हम लोकसभा, अपर हाउस हमारे पास राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा की जब मैं बात करता हूं तो लोकसभा में हमारे पास मिनिमम 25 साल एज होती है, ठीक है। राज्यसभा में हमारे पास कितनी होती है? 30 साल। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। और जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की तो आपको बताना चाहिए लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? हाँ जी, और प्रेसिडेंट की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास? पार्लियामेंट। ये तीनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये चीज हम याद रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड। अब देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी, आज तक देश में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं एज पर द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन आपको बता दूं कि अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो उस समय सैलरी और अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय में बी रिड्यूस। हाँ जी, जो सैलरीज हैं उनको कम किया जा सकता है किसी भी क्लास के एम्प्लॉयज की, ठीक है। ऑब्वियसली जो हाई लेवल पे जो सैलरीज होंगी उनको ही रिड्यूस किया जाएगा, जिसकी सैलरी पहले ही कम हो उसकी सैलरी कम करके आपको क्या मिल जाएगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको याद रखना है कि जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो उस केस में क्या होगा, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज में बी रिड्यूस्ड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज डन फॉर द पर्पस। अब पहली बात तो आपको ये पता ना कि नेशनलाइजेशन थी क्या, इसके ऊपर बहुत बार सवाल पूछा जाता है। इंदिरा गांधी ने 2 बार देश में नेशनलाइजेशन की है, 1969 एंड 1980। 1969 में नेशनलाइजेशन करते हुए क्या कहा गया कि 14 बैंक हमारे पास जिनको नेशनलाइज किया गया, और क्राइटेरिया क्या था 1969 में कि जिन बैंकों के पास 50 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है उनको गवर्नमेंट ने खरीद लिया। कहने का मतलब क्या था कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि पता करो कितने ऐसे बैंक हैं जिनके पास 50 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है। तो पता चला 14 ऐसे बैंक भारत में काम कर रहे हैं जो प्राइवेट है। गवर्नमेंट ने इन बैंकों को खरीद कर सरकारी बैंकों में तब्दील कर दिया, जैसे पीएनबी, ठीक है, हमारे पास कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ठीक है, ये सारे जो बैंक्स थे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन सबको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ठीक है। फिर ऐसा ही सेम ऑर्डर दिया गया कब, 1980 में, और कहा गया कि पता करो कितने ऐसे बैंक है जिनके पास 200 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है और प्राइवेट है। तो पता चला ऐसे 6 बैंक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको भी नेशनलाइज कर दिया गया। तो नेशनलाइजेशन 2 बार हुई है, 1969 एंड 1980, ये बात आप याद रखेंगे, 69 और 80 में, ठीक है। अब इनमें से काफी सारे बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया है, जैसे इलाहाबाद बैंक को आपको पता होगा इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। तो इनमें से काफी सारे बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहां पर नेशनलाइजेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, अर्थव्यवस्था का दृढ़ीकरण, यानी कि कंसोलिडेशन ऑफ द इकोनॉमी हियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर बन जाता है स्टूडेंट। तो आई गेस ये हमारे पास हमने कुछ 15 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किए, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि जीओआईटी के एग्जाम में किस प्रकार के सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने, लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे हिमाचल पर कुछ फ्री और पेड इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग हैं और आप इन सबको फॉलो कर सकते हैं। आप पेड इनिशिएटिव्स को लेकर अपनी जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।